नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय भट्टाचार्य, आपका अपना, और आपके बीच लेकर के आया हूं समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का 42वां अंक, 42nd एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम सबसे पहले देखेंगे और सुनेंगे गिरिजेश व्यास जी को, जो आपके बीच महाकवि भासकृत कर्णभारम लेकर के आएंगे। इसका हिंदी रूपांतर और नाट्यकरण मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने किया है। इसके पश्चात हम अशोक भौमिक जी की कहानी सुनेंगे और हर समय हर बार की तरह हमारे मित्र निरंजन श्रोत्री अपने युवा कवि को आपके बीच में लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रण देता हूं हरदीप दायले जी को कि वो आए और आज के इस एपिसोड की शुरुआत करें। हरदीप दायले। समावर्तन के प्यारे दर्शकों को मैं यानी हरदीप दायले का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, समावर्तन के इस ऑडियो विजुअल मैगजीन में आज हम कर्णभारम नाटक का तीसरा भाग सुनेंगे। अभी भी इसमें कर्ण और कुंती का संवाद चल रहा है, तो अधिक विलंब न करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं श्री गिरिजेश व्यास जी को। नमस्कार। समावर्तन के इस डिजिटल आयोजन में एक बार सभी रंग प्रेमी दर्शकों का फिर से मैं गिरिजेश व्यास स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं अजय जी आपको। आपने बहुत ही प्रशंसात्मक लहजे में मेरा परिचय दिया, उसका उतना काबिल नहीं हूं मैं। और हम लोग पिछले 2 अंकों से कर्णभार का वाचन कर रहे हैं। भास रचित नाटक, जिसका कि हिंदी रूपांतरण श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य ने किया है, पुनर्रचना भी की है। उनको नमन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए पिछले अंक से आगे, पिछला अंक हमने छोड़ा था कर्ण कुंती संवाद के मध्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्णभार। कुंती कर्ण से कह रही हैं, मैंने तुझे प्रलोभन नहीं दिया मेरे लाल, नहीं दिया तुझे प्रलोभन। मैंने वह सत्य कहा है पहली बार सीने में, जिसे छिपाए अब तक मैं घुटती रही, सिसकती रही मन की अतल गहराइयों में। आज जब मैंने पाया एक कोख के भाई एक दूसरे के लहू के प्यासे हो गए हैं, तब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने निश्चय किया तेरे सामने रख दूंगी सच्चाई, ताकि तू भी समझ ले तेरा धर्म क्या है। कर्ण धीरे धीरे खड़े होते हैं। माता, कितना अच्छा था ये मेरे लिए। मैं जानता नहीं था कौन है वह पाषाणी नारी जिसने अपनी कोख से जन्मे शिशु को नदी में फेंक दिया था मर जाने के लिए। आज वही नारी अपनी निर्ममता की पाषाणी कथा निर्लज्ज होकर मुझे सुनाने आई है। इसलिए नहीं कि उसकी ममता जागी है, मेरे लिए उसकी ममता जागी है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसको मेरे हाथों अपने 5 बेटों की मौत का भय है। नहीं बेटे, 5 नहीं, मेरे 6 बेटे हैं। मां के मन की व्यथा तू नहीं समझेगा पुत्र। नहीं, तू मां नहीं थी मेरी, न है आज भी और न रहेगी कभी। तेरे लिए तो कुंवारेपन में जन्मा वह शिशु मर चुका है। अपने क्रोध और क्षोभ पर असंतुलित होता जा रहा है कर्ण। घुटन और आर्तनाद के सीमांत पर खड़ा है कर्ण। उसके लिए ये एक समाचार जो है तूफान ला दिया उसने उसकी सारी विचारधारा में। नहीं, कुंती नहीं है मेरी माता, मेरी मां है राधा है मेरी मां। मैं कौन ते नहीं हूं, मैं राधेय हूं। सुना तूने?
मैं राधा का बेटा हूं। इसीलिए इसीलिए भलाई इसी में है तुम्हारी। तुम चली जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा घोर अपमान करूं। कुंती, मैं तुम्हारा आक्रोश, तुम्हारी घृणा, तुम्हारी अवमानना समझती हूं पुत्र। तुम्हारे लिए मेरे मन में कभी कोई शिकायत नहीं थी, आज भी नहीं है और न रहेगी कभी। जाती हूं मैं, तुम यशोभागी बनो। कुंती जब जैसे ही जाने को उद्वत होती है, कर्ण सहसा कह उठता है, ठहरो माता। तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है माता। मैं तुम्हारी चरण रज तो ले लूं माथे पर, लेकिन तुमने आयुष्मान नहीं कहा। सच मां, मैंने बुरा नहीं माना। तुम्हारे इस आशीर्वचन से मेरे छोटे भाइयों का जीवन संकट में पड़ जाता। मां, मैंने जो कुछ अभी थोड़ी देर पहले कहा था तुमसे, वो केवल एक उफान था जो सहसा दबाव से फट पड़ा था। सच तो यह है मां, तूने मुझको मेरे जन्म की बात बतलाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जितना भी आक्रोश क्यों न हो मन में तुम्हारे प्रति, मुझको आज ये संतोष तो है, मैं अपनी उस मां को जान तो सका जिसके लिए मेरे मन में अगाध श्रद्धा है, बहुत प्यार है। और मां, आज तक कर्ण के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। जाओ मां, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरे हाथों पांडव वंश का समूचा विनाश नहीं होगा। मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को अभयदान देता हूं। किंतु मां, मैं लाचार हूं। अर्जुन की यह लीला समाप्त करने की मैंने प्रतिज्ञा ली है। इसीलिए यह भी जानता हूं मां, मेरे भाग्य में लिखा है ये तुम्हारा अंतिम दर्शन। कर्ण कुंती के समक्ष घुटनों के बल बैठ जाता है। ना, कोई आशीर्वाद नहीं देना मां। मैं वचन दान के बाद वापस कुछ भी नहीं लूंगा। वैसे भी तुम्हारा एक आशीर्वाद मेरे लिए शत शत आशीष है। कुंती कर्ण को मुड़ मुड़ कर देखती हुई चली जाती है। कर्ण कुछ देर तक उसी ओर देखता रहता है, फिर अपने अश्रु पोंछता हुआ उठ खड़ा होता है और दर्शकों से कहता है, कैसा भूकंप था जिसने मेरे अपने भूगोल के सारे मानचित्र बदल दिए। दुनिया इधर की उधर हो गई, इधर की उधर। मगर मैं कर्ण जिस भूमि पर खड़ा था उसी पर खड़ा हूं और उसी पर खड़ा रहूंगा आजीवन। जीवन थोड़ा है या बहुत पता नहीं। इसी मध्य भट्ट का प्रवेश होता है। भट्ट थोड़ा है, अंगराज बहुत कम है। क्या कहा? हां, अंगराज युद्ध के लिए समय बहुत कम है। महाराज अंगेश्वर, कर्ण, महाराज दुर्योधन का क्या कोई संदेश है? यही के युद्ध के लिए समय थोड़ा ही शेष है। ठीक है, तुम जाकर कह दो महाराज दुर्योधन से, आज का युद्ध अंतिम युद्ध है। बट किसके लिए अंगराज? अर्जुन के लिए। जो आज्ञा। भट्ट चला जाता है। कर्ण शल्यराज से, शल्यराज
रथ तैयार करें युद्ध भूमि के लिए। रथ लेकर शल्य का प्रवेश होता है। रथ तैयार है महाराज अंगेश्वर, तो फिर चलें। कर्ण रथारूढ़ होते हैं, रथ दौड़ने लगता है। कर्ण, आज युद्ध भूमि में वही होगा जिसकी कामना कुरुराज दुर्योधन करते हैं। शल्यराज, वहीं मेरा रथ ले चलो जहां अर्जुन है। ऐसा ही होगा अंगराज। कर्ण, पता नहीं क्यों मन में आज वो उत्साह नहीं है। लगता है मेरी शस्त्र विद्या विफल हो जाएगी युद्ध भूमि में। ऐसा न कहें अंगराज, युद्ध भूमि में जाते हुए ऐसी अमंगल बातें न करें। नहीं शल्यराज, मैं अमंगल बातें नहीं करता हूं। मुझे आज मुनिवर परशुराम का श्राप याद आ रहा है। नेपथ्य में परशुराम की वाणी गूंजती है, तुझे ये श्राप देता हूं, तेरे अस्त्र प्रयोग के समय विफल हो जाएंगे। शल्य, हे भगवान, अब क्या होगा? शल्यराज, खिन्न होने की बात नहीं है, बढ़े चलो। मरकर स्वर्ग मिलता है, जीतकर यश का फल, युद्ध कभी नहीं निष्फल। शल्यराज, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बढ़े चलो। अश्ववेग है गरुड़ समान, ऊंचे कुल के ये घोड़े, कहीं नहीं रथ फंस पाए और नहीं कुछ नहीं कहीं तोड़े। शल्यराज, मैं प्रार्थना में लीन हूं, बढ़े चलो। रथ दौड़ता हुआ नेपथ्य में चला जाता है। कर्ण की गूंजती हुई आवाज नेपथ्य में उभरती है। कर्ण के प्रत्येक वाक्य के अंतिम 2 शब्द अक्षय हो संवेद स्वरों में गूंजते हैं। माता का वचन अक्षय हो, कुल की मर्यादा अक्षय हो, युद्ध से कभी न लौटने वाले योद्धा अक्षय हो। परीक्षा के समय तेरे अस्त्र विफल हो जाएंगे। परीक्षा के समय तेरे अस्त्र विफल हो जाएंगे। परीक्षा के समय मेरे अस्त्र विफल हो जाएंगे। अब हम अशोक भौमिक जी की जो कहानी श्रृंखला है उसकी आज की कहानी हम सुनेंगे सची कचोली जी से। आमंत्रित करता हूं शची जी को कि वो आएं और प्लीज अशोक भौमिक जी की कहानी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं हूं शची कचोले और आज समावर्तन पत्रिका के ऑडियो वीडियो वर्चुअल मैगजीन में मैं आपके सामने श्री अशोक भौमिक जी की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है सुहाग। तो चलिए सुनते हैं कहानी। अगर चला ही जाना हो आज तो चला जाऊंगा, अगर सांझ बाती बुझाकर रात कथरी तले गुम होना ही रिवाज हो इस जीवन का, तो बिना किसी शिकायत के ओढ़ लूंगा मैं अपनी आखिरी नींद। आज के पहले कभी मैंने यूं नहीं धौंस दिखाई थी तुमसे जिंदगी। आज से पहले तुम भी तो मुझे इतनी समूची नहीं लगी थी कभी। सो आज चलता हूं मैं बगैर शिकायत कि गांव तकिया से लिपटे, न किसी उम्मीदों के गिलाफ चढ़े गर्म लिहाफ की चाह लिए। बस एक अदद नींद ही तो चाहिए मुझे अपने से मुँह छिपाने के लिए। आज इतने वर्षों बाद चंद्रशेखर मिश्रा और सविता के बारे में लिखते हुए मन में एक सवाल जरूर आ रहा है कि क्या इस कहानी पर आज का पाठक उस तरह से रिएक्ट करेगा जिस तरह मैंने आज से 40 सालों पहले किया था, जब यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत बनकर सामने आई थी मेरे। शायद नहीं, पर फिर भी मैं लिख रहा हूं। यह मानो मेरे ऊपर एक कर्ज हो जिसे मेरे सिवा कोई और नहीं उतार सकता। सयाने होने, वयस्क होने या परिणत होने के दौर में कैसे कैसे जिंदगी अपना पाठ हमें पढ़ा जाती है इस जीवनपुर हर जंक्शन में। एक उम्र गुजार लेने के बाद ही शायद ये थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है। एक उम्र में कुछ घटनाएं हमें इतनी विचलित कर जाती हैं कि उसे याद करने से भी जी कतराता है। ऐसा क्यों होता है? शायद इसका उत्तर ढूंढते हुए चंद्रशेखर और सविता की अचानक याद आ गई। दरअसल कुछ बातें, कुछ चंद लम्हे, चंद शब्दों के चलते भी हमारी स्मृतियों में जिंदगी भर के लिए घर कर जाते हैं।
भाई मैं जीना चाहती हूँ। अनजानगंज जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में 70% जल चुकी सविता ने मुझसे कहा था। सविता के बस इस वाक्य के चलते सविता को मैं भूल नहीं पाया। सविता जब भी याद आती है तो साथ में चंद्रशेखर, 70 दशक के पूर्वी उत्तर प्रदेश के कस्बे, अनजानगंज का समाज, अनजानगंज में तजुर्बों के थपेड़ों से वयस्क होते और अनुभव होते मेरे अपनों को भी मैं साफ देख पाता हूँ। चंद्रशेखर मिश्रा में अच्छा कहने को तो कुछ भी नहीं था। न तो बात करने का ढंग आता था उसे और न ही चुप रहने की तमीज थी उसमें। पर बावजूद उसकी बेवकूफियों के हम सब उसे मानते थे। वास्तव में उसकी एकमात्र ताकत उसके लोकल और मिश्रा होने में थी। अनजानगंज जिला तमाम दवा कंपनियों का हेडक्वार्टर था, लिहाजा छोटे बड़े कम से कम 30 कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का हेडक्वार्टर तो था ही, साथ ही इतनी कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ से तो महीने में एक आध बार तो आते ही थे। चंद्रशेखर उन सबका रक्षा कवच बन गया था। किसी को रहने को मकान नहीं मिल रहा किराए पर तो चंद्रशेखर, कोई किसी डकैत या दादा से भिड़ गया तो चंद्रशेखर मिश्रा के पास एक ऐसी चाबी थी जो समस्याओं के ऐसे सभी तालों में आसानी से फिट बैठ जाती थी। चंद्रशेखर केवल लोकल नहीं था, अनजानगंज के राम मंदिर और गौरी थाना क्षेत्र के सर्वे सर्वा ब्रह्मचारी बलराज पंडित का इकलौता बेटा था। चंद्रशेखर बनारस पढ़ने जरूर गया था, पर यह सब राम जी और गौरी मैया की कृपा थी कि उसने जस्टस बीएससी की डिग्री हासिल कर ही ली थी। पर डिग्री पाकर दिमाग खराब हो गया था उसका। मंदिर संभालने के बजाय उसने टाई सूट वाली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी करने की ही ठानी। उन दिनों एक छोटी दवा कंपनी अपना व्यापार फैलाने के लिए अनजानगंज के लिए किसी लोकल को तलाश कर रहे थे। सो चंद्रशेखर को बिना इंटरव्यू दिए नौकरी मिल गई। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का मतलब अगर सही मायने में समझना हो और अगर आपको मौका मिले तो 70 के दशक के पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में आप चले जाइए, आपको आसानी से पता चल जाएगा। चंद्रशेखर मिश्रा को सभी मुसलमान केमिस्ट या डॉक्टर, पंडित जी कहकर सम्मान करते थे। हिंदुओं का तो क्या कहना। अपने कंधे में दुनाली और किसी मंडुआ डीही या ठंडी सड़क में 3 रखेल रखने वाले तनी मूछे वाले ठाकुर, जिनके उम्र चंद्रशेखर के ताऊजी से भी ज्यादा थी, वह भी झुककर कहता था, गोड़ लागी महाराज। इस वर्ण का लाभ चंद्रशेखर को जितना मिलना था सो मिला, पर उसकी कंपनी को भी इसका बहुत लाभ मिला था। नई कंपनी होने के बावजूद कुछ ही महीने में अनजानगंज जिले में चंद्रशेखर उसी कंपनी छा गई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज इस 21वीं सदी में वामन देवताओं का राज अब कैसा चल रहा है, इसकी खबर मुझे नहीं है। बहरहाल न जाने क्यों मुझे चंद्रशेखर बहुत मानता था। सैकड़ों कोशिशों के बाद भी जब मैं उसे टाई की सही नॉट बांधना नहीं सिखा पाया तो उसकी पत्नी सविता ने कहा था, भाई मुझे सिखा दीजिए, मैं ही बांध दिया करूंगी। सविता ने लखनऊ के लॉ मॉन्टिनियर से पढ़ाई की थी। पिता लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। ब्राह्मणों में उनके कुल को बहुत सम्मान मिला हुआ था और इसलिए ब्रह्मचारी जी ने अपने बेटे के लिए सविता को चुन लिया था। पर उस समय सरकार द्वारा स्थापित वेतन आयोग के पहले का था और विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों को देखकर प्राय सुदामा जी की शक्ल याद आ जाती थी। सविता अपने 3 भाइयों की सबसे छोटी और इकलौती बहन थी। शादी में दहेज जुटाने में सुना था कि पिता के साथ तीनों बेटे भी जुटे थे, पर चंद्रशेखर के हिसाब से सविता के पिता ने दहेज में घोटाला किया था। मुझे अपनी उम्र की 25 की दहलीज को छूने में अभी कुछ और साल बाकी थे, इसलिए दुनियादारी की कई बातों को कभी नहीं बल्कि
बिल्कुल भी नहीं समझता था। और जिस दहेज घोटाले की बात चंद्रशेखर करता था, उसका जिक्र एकाध कहानी उपन्यासों में जरूर पढ़ रखा था। पर मुझे लगता था कि ये सब कुरीतियां सती प्रथा जैसे हमारे समाज से मिट चुकी थी। इन सब के बावजूद चंद्रशेखर ने शादी में लड़की वालों से सभी तरह का रुपया, पैसा, जेवर, गहने, सोफा, खाट, लोटे, बर्तन, कुकर, हीटर, टेप रिकॉर्डर, सूट साड़ियाँ आदि धरवा ली। खिचड़ी की रस्म होने के दौरान एक अदद बुलेट साइकिल के लिए वो हट कर बैठा। सविता के पिता और भाइयों की जेबों में कुछ फुटकर ही शेष बचे थे। मामला बिगड़ते देख सविता और चंद्रशेखर के परिवार के चंद बुजुर्गों ने सादे कागज पर सविता के पिताजी से ये वादा लिखवा लिया कि जल्द ही जमाई राजा को बुलेट लेकर दी जाएगी। घोटाला दरअसल इस जल्द ही शब्द में छिपा हुआ था, जिसे केवल चंद्रशेखर ही सबसे पहले समझ पाया था। शादी के 6 महीने बीत चुके थे। चंद्रशेखर के पिताजी का धैर्य टूट रहा था और सविता पर अत्याचारों का पहाड़। पहले पहल सविता को आड़े तिरछे ढंग से ताने मिलने लगे, पर जल्द ही सपाट गालियों और अपमानों का दौर शुरू हुआ। चाय में शक्कर ज्यादा हुई तो चंद्रशेखर ने जानना चाहा कि क्या शक्कर की बोरी दहेज में लेकर आई हो। यूं ही एक दिन सब्जी में मिर्च के मसले पर सविता को चंद्रशेखर ने चपत लगा दी। दाम्पत्य जीवन की शालीनता का ऐसा दौर जल्द ही चंद्रशेखर के पौरुष प्रताप के सामने ध्वस्त होने लगा और जब तब सविता के शरीर पर उसकी काली नीली धारियां उभरने लगी। एक दिन सविता की बाह में एक ऐसी ही ताजा उकेरी हुई धारी से मैं समझ गया कि ऐसे घाव बेल्ट से नहीं बन सकते। इसकी उकेरने के लिए लोहे की छड़ को लंबे समय तक आग में संस्पर्श में रहना पड़ता है। चंद्रशेखर ने कहा, न जाने क्या करती है, देखिए ना, बैठे बिठाए हाथ जला बैठी। उन्हीं दिनों मेरी कंपनी में सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम बाजार में लॉन्च की थी। इस दवा का नया होने के साथ साथ अपना श्रेष्ठ होने का दावा भी था, सो मैंने यह क्रीम लाकर सविता को दे दी, जिसके चलते चंद्रशेखर को सविता को लेकर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। मैंने एक शरीफ आदमी होने के नाते चंद्रशेखर से या सविता से इस बारे में ज्यादा कोई वजह पूछना जरूरी नहीं समझा। पर इस घटना के करीब 3 महीने बाद अनजानगंज जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रात के 2 बजे रोते बिलखते चंद्रशेखर मिश्रा ने पुलिस से सविता के बुरी तरह जल जाने की वजह पूछी। स्ट्रेचर पर सविता आंखें मूंदी पड़ी थी, पर वह न तो सो रही थी और न ही बेहोश थी। सुबह होने के काफी पहले ही चंद्रशेखर के पिताजी आ गए थे। दिन चढ़ने के साथ स्थानीय विधायक और कुछ नेता भी आए। कुछ स्थानीय पत्रकार निर्भीक पत्रकारिता की मशाल लिए अस्पताल के इर्द गिर्द दिखाई दिए। अगले दिन के अखबार में सविता की दुर्घटना की खबरें भी आई और शिफॉन जॉर्जेट की साड़ियों को ज्वलनशील में रेखांकित भी किया गया। पर 2-3 दिनों के बीत जाने के बाद इस बारे में कोई और खबर अखबार में नहीं थी। हम सभी रिप्रेजेंटेटिव जो चंद्रशेखर के परिचित थे अस्पताल में आते जाते रहे और चंद्रशेखर नियमित दहाड़े मारकर रोता बिलखता रहा। चंद्रशेखर की हालत देखकर हम में से कईयों की आंखें भी भीग जाती थी। इसी बीच पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही बयान दर्ज करवाने का काम भी पूरा कर लिया। खाना बनाते हुए फर्श पर रखे स्टोव से मेरी साड़ी उलझ गई थी। स्टोव पर मिट्टी का तेल फर्श में फैल गया और आग पकड़ ली। मेरे पति ने ही आकर मुझे बचाया। मेरे पति और मेरे बीच कभी कुछ झगड़ा झंझट नहीं हुआ। दहेज वगैरह के बारे में ससुर जी और पिताजी ही जानते हैं। मैं और मेरे पति को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं, ससुराल वालों ने मुझसे कभी किसी दिन भी बुरा बर्ताव नहीं किया। ऐसे बयानों को लखनऊ लॉ मॉन्टेनियर से पढ़ी सविता ने एक दिन में ही कंठस्थ कर लिया था। जिस दिन चंद्रशेखर ने सविता के माथे को चूम कर रोते हुए कहा था, सविता भूल जाओ बीती बातों को, ट्रांसफर लेकर हम कहीं दूर शहर से जाकर अपनी गृहस्थी बसाएंगे जहां मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई नहीं होगा।
इतना कहते हुए शायद चंद्रशेखर आखिरी बार रोया था। सविता के चेहरे को दरअसल आग की लपटों ने छोड़ दिया था, ताकि नई जिंदगी के सपने देखते समय बिना बालों वाली 70% जली सविता का चेहरा एक नई नवीन दुल्हन के मानिंद फिर एक बार खिल उठ सके। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में स्ट्रेचर पर लेटी सविता को देखा था, फिर एक ही बार उससे मिला था बर्न वार्ड में। उसे लग रहा था कि वह ठीक हो जा रही है और एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी। जिस दिन दोपहर को उसने अंतिम सांस ली, उसी दोपहर की सुबह उसने मुझसे कहा था, भाई मैं जीना चाहती हूँ। वह जीना चाहती थी। अस्पताल में भी उसने कई बार चंद्रशेखर को यह बात कही। डॉक्टर, नर्सों और स्टाफ को भी नहीं, बल्कि पुलिस के अधिकारियों को भी, कचहरी के मजिस्ट्रेट के सामने भी उसने यही बात कही। सविता को शमशान के लिए विदा करने से पहले चंद्रशेखर मिश्रा के परिवार की महिलाओं ने उसकी मांग में सिंदूर इस उत्साह से भरा था जैसे घर आई नई नवेली दुल्हन को उसकी पहली होली में लोग गुलाल लगाते हैं। आखिर सविता सुहागन जो थी और इतनी भाग्यवती थी कि बिना बालों वाली मांग में सिंदूर लेकर वह इस दुनिया से सीधे स्वर्ग को जा रही थी। शमशान घाट पर ज्यादा लोग नहीं थे। सविता के दोनों भाई जो पिछले कई दिनों से अस्पताल में मिलते रहे थे, वे भी वहां नहीं थे। हम 8-10 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी 4-5 चंद्रशेखर के घर वाले। सड़क से घाट कुछ ही दूरी पर था। सो जीप से सविता की अर्थी को कंधा देकर हम घाट तक ले गए। कंधा देते हुए न चंद्रशेखर दिखा और न सविता के अपने। मेरे दाहिने कंधे के बहुत करीब अर्थी पर सविता का सिंदूर से लिपा चेहरा था। राम के नाम के सत्य होने की घोषणा करने वाला कोई नहीं था वहां। वो चंद्रशेखर कोई और था जो अस्पताल में पिछले 7 दिनों से रोता बिलखता बावला घूम रहा था, और यह चंद्रशेखर कोई और था जो घाट पर अपने घर के लोगों से जाड़े के मौसम में सई नदी में पानी के कम होने की समस्या पर बात कर रहा था। घाट में दाह संस्कार का काम करने वाले शराबी डोम से चंद्रशेखर ने चुटकी लेते हुए कहा था, मर्दे तनी जल्दी कमवा कर दिया हो, 70% तो पहले ही जरी है तो कुल 30% काम करेगा है। मेरे पास ही सक्सेना जी खड़े थे। सक्सेना जी पूर्व सैनिक थे और स्थानीय सरकारी गर्ल्स कॉलेज में काम करते थे। हम सब जो बाहर से इस जिले में काम करने आए थे, वो हमारे लोकल गार्जियन थे। सक्सेना जी घाट के रस्म रिवाजों की बारीकियों से परिचित थे। चिता पर लकड़ी फूस चढ़ाने के बाद वो मेरे पास आकर खड़े हो गए थे। चिता की लपटों के पीछे सविता की अस्पष्ट होती काया से सक्सेना जी को कौन सा संकेत मिला था पता नहीं, लेकिन वो चौंक कर बोले थे, ओ माय गॉड, शी वॉज प्रेग्नेंट। जाड़े के मौसम में गांव व कस्बों में रात जल्दी उतरती है। जब हम तीनों दोस्त और सक्सेना जी घर लौटे, तब और दिनों की तरह ही बिजली नहीं थी और पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, फिर हम सब अपने अपने घरों को चल दिए। सारे दिन हम सब इधर उधर दौड़ते रहे थे, इसलिए बहुत थक गए थे। बंसी ने खाना पूछा तो मैंने उसे खाकर सो जाने को कहा। सुबह जब मेरी नींद खुली तब करीब 4 बज रहे थे। रात खत्म भी नहीं हुई थी। कोहरे की परतों को रोशन करता भोर हो रहा था धीरे धीरे। मुझे कल की बातें एक एक कर याद आने लगी थी। बंसी जाग चुका था और मेरे कहने की पहली चाय का गिलास मेरे सिरहाने की मेज पर रख गया था। कमरे के अंदर कल शाम से बैठा अंधेरा अब पस्त होने लगा था और सुबह की ताजा रोशनी में दरवाजे, पर्दे, मेज, कुर्सियां और बिस्तर पर बेतरतीब पड़े चादर, लिहाफ दिखने लगे थे। चाय का गिलास हाथ में उठाते वक्त उसी रोशनी में मुझे मेरे दाहिने कंधे के पास और कलाई के पास की आस्तीन पर ढेर सारा सिंदूर लगा दिखाई दिया। मुझे लगा कि मैं रंगों हाथों पकड़ लिया गया हूँ। मेरे हाथों में लगा सिंदूर मानो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मेरी कायरता का पर्दाफाश कर रहे थे। सविता अंधेरी रात के लंबे सफर के बाद न जाने कितनी दूर चली गई थी, पर उसका सिंदूर मेरे शर्ट के आस्तीन से चिपका सुबह की रोशनी में दमक रहा था। मुझे सविता के शब्द याद आए, भाई मैं जीना चाहती हूँ।
चाय का गिलास मेज पर उतार कर रख देने के बाद मैं खामोश बैठा रहा। हम सभी शायद कमोबश ऐसे ही अनुभवों के निर्मम थपेड़ों से धीरे धीरे सयाने हो उठते हैं और दुनियादारी सीख जाते हैं। इसी बीच मेरा तबादला शाहजाबाद हो गया। नई जगह, नए लोग, नई चुनौतियां और बिन मांगे अनुभव की बौछारें। तभी एक दिन किसी ने बताया था कि चंद्रशेखर मिश्रा की दूसरी शादी बनारस में हो गई थी। सविता को गए तब साल भर भी नहीं बीता था। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। निरंजन भाई, आज आप हमारे बीच किस कवि को लेकर के आ रहे हैं? बड़ा ही अच्छा लगता है जब आपको हम देखते हैं, इन युवा कवियों को इतनी अच्छी तरह से आप प्रस्तुत करते हैं और हमारे बीच लेकर के आते हैं। आमंत्रण है आपको निरंजन भाई, आइए अपने युवा कवि को लेकर के और उनके पास से हमें आज कुछ बढ़िया कविताएं सुनाइए। निरंजन श्रोत्रिय जी। नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं कवियत्री आभा बोधिसत्व की कविताएं। आभा बोधिसत्व की कविताओं को हमने जनवरी 2019 के रेखांकित में प्रकाशित किया था। आभा वैसे हावड़ा में जन्मी है और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। अपना ब्लॉग चलाती है अपना घर नाम से, उसमें बहुत सारी कविताएं उनकी हमको पढ़ने को मिल सकती हैं। इसके अलावा भी हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाओं में आभा की कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। पेशे से फ्रीलांसर आप कह सकते हैं, पत्रकारिता भी करती है और मुंबई के नवभारत टाइम्स में उन्होंने 30 से अधिक साहित्यकारों के इंटरव्यू साक्षात्कार लिए हैं जो प्रकाशित हुए हैं। टीवी के सीरियल्स के लिए गीत लिखती हैं, कहानियाँ लिखती हैं और मुंबई में रहती हैं। और एक काव्य संग्रह भी उनका प्रकाशित हुआ है, सीता नहीं मैं, वाणी प्रकाशन से। आभा की कविताओं में एक स्त्री के भीतर की खलबली, बेचैनी और तृष्णाकुलता हमको देखने को मिलती है। अपने समाज, अपने समय के बारीक से बारीक प्रेक्षण को अपनी कविताओं में लाना मानो आभा की कविता की मूल प्रतिज्ञा है। आइए सुनते हैं आभा बोधिसत्व की कविताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आभा बोधिसत्व आप सबको अपनी छोटी छोटी 2-3 कविताएं सुनाती हूँ। पहली कविता है यहाँ। कविता का शीर्षक है यहाँ। यहाँ नदी किनारे मेरा घर है, घर की परछाई बनती है नदी में। रोज जाती हूँ सुबह शाम भोर साँझ नहाने गंगा में। गंगा से मांगती हूँ मनौती, एक बार देख पाऊँ तुम्हें फिर, एक बार छू पाऊँ तुम्हें फिर, एक बार पूछ पाऊँ तुमसे कि कभी मेरी सुधि आती है। यह कोई कठिन मांग तो नहीं, यदि कठिन है तो मांगती हूँ कुछ आसान कि हम तुम किसी जन्म एक ही खेत में दूब बनकर उगे। तुम्हारी भी कोई इच्छा हो अधूरी तो मैं मांग लो गंगा से मनौती, गंगा मेरी सुनती है। अगला शीर्षक है विश्वास। मैंने अपने मन के भीतर विश्वास की वह दीवार खड़ी की जहाँ लिखा था, दुख बहुत छोटा है, बहुत छोटा, सुख बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। छोटा और बड़े के विश्वास को जीना ही सागर बन जाना है, बूंद बूंद जुड़कर विश्वास। अगला शीर्षक है सीता नहीं मैं। सीता नहीं मैं, तुम्हारे साथ साथ वन वन भटकूंगी, कंदमूल खाऊंगी, सहूंगी वर्षा आतप सुख दुख तुम्हारी कहाऊंगी, पर सीता नहीं मैं धरती में नहीं समाऊंगी, मैं धरती में नहीं समाऊंगी। तुम्हारे हर ना को ना नहीं कहूंगी, तुम्हारी हर हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी। भटकूंगी तो क्या हुआ,
भटकूंगी तो क्या हुआ, अपनी राह खुद पाऊंगी मैं। सीता नहीं, मैं धरती में नहीं समाऊंगी। जन्मी हूँ मैं भी तुम्हारी ही तरह माँ की कोख से। मैं कहीं ऐसे ही नहीं आ गई थी आकाश से गिरकर। मुझे भी माँ ने रखा अपने गर्भ में 9 महीने। मैं जन्मी अपनी माँ की कोख से। मैं अपने पिता की धिया, मैं अपनी माँ की दुलारी। जितना नहीं झुलसी थी अग्नि परीक्षा से, उससे ज़्यादा राख हुई मैं तुम्हारी अग्नि परीक्षा की सदीक्षा से। मैं मैं पूछती हूँ तुमसे, मैं पूछती हूँ तुमसे, नाक क्यों काटी शूर्पणखा की। वह चाहती तो थी तुम्हारा प्यार, उसे क्यों भेजा लक्ष्मण के पास। उसे क्यों भेजा लक्ष्मण के पास, उसका उपहास किया क्यों। वह भी तो एक स्त्री थी, राक्षसी थी तो क्या हुआ, उसकी कोई मर्यादा न थी। तुम्हारी कोई मर्यादा न थी। नाक काट कर किसी स्त्री का तुम रावण से कहाँ कम थे। उसने किया एक का अपमान तो रावण ने किया मेरा। मैं यूं ही नहीं गई थी लंका हंसते खिलखिलाते, बल्कि मैं गई थी रोते बिलबिलाते, अपने राघव को पुकारते चिल्लाते। फिर मेरी परीक्षा क्यों। तुमने मुझे धकेला दुत्कारा पूरी मर्यादा से, मुझे घर से बाहर किया पूरी मर्यादा से। यदि मैं जाती वन में रोते रोते, यदि मैं जाती वन में रोते रोते, तो तुम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम होते। खैर, मेरे कितने ही प्रश्नों का तुम क्या दोगे उत्तर। जो हुआ सो हुआ, चुप रही यही मानकर जानकर कि अब सीता नहीं मैं सिर्फ तुम्हारी दिखाई दुनिया नहीं, मेरे आगे अपना दुख सुख मैं अकेले उठाऊंगी और करूंगी हर पल हर दुख सुख याद। और सीता नहीं, मैं धरती में नहीं समाऊंगी। सीता नहीं, मैं आंसू नहीं बहाऊंगी, मैं आंसू नहीं बहाऊंगी। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा ये 42वां एपिसोड मैं यहीं पूरा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, उससे नोटिफिकेशंस आपके पास समय पर आ पाएंगी। जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब पे और FB पे फेसबुक पर तो हम हैं आपके साथ में। तो दोस्तों, मेरा इंतज़ार करिएगा। मैं कल रविवार के दिन आपके बीच फिर आऊँगा। आज के लिए बस यहीं तक। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।